जो लोग अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं, अक्सर वही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। नमस्कार, द पूजा जोशी शो में आप सभी का स्वागत है। दरअसल ये लाइनें, ये पंक्तियां हमने आपको इसलिए कही क्योंकि जब कभी भी हम किसी खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं, तो उनकी जीवनी कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करती है। और इस कार्यक्रम में हर बार हम एक नई शख्सियत लेकर आते हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस बार हमारे साथ खास मेहमान, खास शख्सियत मौजूद है, जिनका परिचय हम आपको करवा देते हैं। हमारे साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री अविनाश गहलोत जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका इस शो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी जीवनी होती है और वही जीवनी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को प्रेरणा दे जाती है। प्रारंभिक शिक्षा, आपके जीवन, आपके करियर, फिर राजनीतिक सफर, इन सभी पर चर्चा करेंगे। जीवनी आप दर्शकों को साझा करें। पूजा जी, आपको और आपके चैनल साधना न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं। मैं पाली जिले के जेतारण में बचपन से, जहां मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी जो पुश्तैनी ज़मीन है जेतारण में है। और अभी हाल ही में जब नया जिला बना था, हम लोग ब्यावर में आ गए। मेरी प्राथमिक शिक्षा से लेकर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जेतारण में हुई। उसके बाद मैंने कॉलेज एजुकेशन किया और उसके बाद मैंने लॉ भी किया। और सक्रिय राजनीति में मैं 2010 से नगर पालिका के जब डायरेक्ट इलेक्शन थे चेयरमैन के, उस समय मैंने चेयरमैन का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी से लड़ा जेतारण नगर पालिका के लिए। और उसके बाद 2018 में पहली बार विधायक बना। 2023 में पार्टी ने फिर भरोसा जताया, जनता ने फिर भरोसा जताया, मैं दूसरी बार विधायक बना। शीर्ष नेतृत्व का मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, केंद्रीय नेतृत्व और उसके बाद मुख्यमंत्री भजन लाल जी सहित राजस्थान का शीर्ष नेतृत्व है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद से मुझे इस बार राजस्थान में सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। और मैं लगातार जनता की सेवा के उद्देश्य से पिछले कई वर्षों से सामाजिक सेवा में भी हूँ। और मैं जब बचपन में छात्र जीवन में था, तब एबीपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित रहा। और ऐसे ही महापुरुषों से, जिसमें मैं राजनीतिक जीवन में अगर कहूँ तो भैरव सिंह जी शेखावत और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी मेरे जीवन पर गहरी छाप है। और उसके बाद मैंने नरेंद्र मोदी जी से बहुत कुछ प्रेरणा ली और उनके प्रेरणा लेकर ही जीवन में कुछ कर गुजरने का जो सपना था, उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने वकालत की पढ़ाई भी की है, एजुकेशन में आप हमेशा अपने आप को कहीं ना कहीं आगे रखे हैं, लेकिन सर राजनीति से जुड़ाव क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो कहीं ना कहीं से हमें प्रेरणा मिलती है या कोई ऐसा जुड़ाव होता है, कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे हम उसके नज़दीक जाते हैं। राजनीति से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? देखिए, मैं शुरू में जब से स्कूल में था, तब मुझे कुछ एक्टिविटीज़ को लीड करने का शौक़ था। मैं जब बचपन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनता था, उनकी रैलीज को टीवी के माध्यम से सुनते थे। एक बार जोधपुर आए थे लोकसभा चुनाव के दरमियान, मुझे लगता है 98 के करीब की बात होगी, जब हम लोग 12th पास किए ही थे। उसके बाद जोधपुर रैली हुई, हम लोग देखने गए। तब से मेरे मन में एक विचार आया कि क्या हम भी उनके जैसा राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से सामाजिक सेवा में जा सकते हैं क्या। मेरे जीवन में, मेरे परिवार से राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो बड़े ओहदे पे था या किसी ने चेयरमैन रहे हो, एमएलए, एमपी, कोई मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि ये पार्टी का आशीर्वाद है कि पार्टी में कार्यकर्ता के नाते उन्होंने इतना बड़ा सम्मान मुझे पार्टी में दिया है। और मैं तो भगवान का आशीर्वाद ही समझता हूँ, उनकी कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। और इसके लिए भी मन के अंदर साफ नीति होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद का। और ये जो पारदर्शिता है जीवन में, ये होना बहुत ज़रूरी है। ईमानदारी से हम लोग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, वह ईमानदारी से काम करें, बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी कुछ प्राप्त करने के लिए। हमारा एक मोटिव हो सकता है, हम लोग काम करेंगे तो निश्चित ही हमें वो रिजल्ट मिलेगा जिसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन मैं सोचता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब मैंने देखा सुना, उसके बाद मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं उनको, उनकी जो कविता है वो मैं सुनता था, उनके जो भाषण की जो शैली थी उससे मैं वाकई में बहुत प्रभावित था। मेरे जीवन में उनका बड़ा प्रभाव है। मैं उनको ही एक आइडियल राजनीति के रूप में देखता हूँ, कवि के रूप में देखता हूँ, एक दार्शनिक के रूप में भी उनको देखता हूँ। उनकी हर एक बात आज के इस 2024 के जीवन में, भले ही आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो बातें हैं शाश्वत सत्य होती हुई नजर आ रही है। ये एक महान व्यक्तित्व थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनसे करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। उसमें मैं भी एक व्यक्ति हूँ जो उनसे प्रेरणा लेता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हम लोग अगर, वैसे मैं एक बात बताऊँ, मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि अपने बच्चों के लिए भविष्य में सिक्योरिटी के पर्पज, वो चाहते थे कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में जाऊँ, ताकि जो सिक्योरिटी है आने वाले उसकी वो ठीक रहती है। तो मैंने सब इंस्पेक्टर के रूप में भी एग्ज़ाम दिया है, फिर मैं आरएस बनना भी चाहता था। मेरे पिताजी की इच्छा थी, लेकिन मेरी स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि थी, पॉलिटिकली मेरी रुचि उसमें ज़्यादा थी, तो मैं उसमें तो नहीं जा पाया। लेकिन उसके बाद में जब 2018 में मुझे ये मौका मिला तो मैंने उसको पूरी ईमानदारी से निभाया है। तो मैं जो कुछ करना चाह रहा था उसमें मैं कहीं ना कहीं सफल हुआ, इस बात की मुझे संतुष्टि है। जिस प्रकार आपने बताया कि आपने आरएसएस की तैयारी भी की, आपके पिता एक सरकारी अध्यापक रहे हैं, लेकिन हर पिता या हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा गवर्नमेंट सर्विस दे या फिर सरकारी नौकरी करे ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। परिवार का कितना साथ रहा, माता पिता भाई बहन, इन सब ने, आपने जब सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की आप कविताओं से, उनके कहीं ना कहीं उनकी सोच विचार से प्रभावित हुए, तो उस दरमियान फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? देखिए, मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे परिवार का अगर सहयोग और संबल नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं पहुँचता। मेरे पिताजी की जो संस्कार हैं उनके दिए हुए, मेरे पिताजी के बारे में बताना चाहता हूँ कि वो सरकारी अध्यापक रहते हुए स्कूल का टाइम अगर 7:30 बजे होता था तो वो 7 बजे पहुँचते सबसे पहले, और अधिकतर स्कूल का ताला भी वही खोलते थे। और जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी उसके बाद में वही लोग करके आते वापस। समय का जो महत्व है वो मैंने उनसे सीखा, मेरे पिताजी से। मैं तो उसमें सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैंने सीखा है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, वो मैंने उनसे सीखा है। और उनका सहयोग मुझे पूरा रहा। जब मैं 2010 में पहली बार चुनाव लड़ा, उससे पहले के जीवन में वो चिंतित रहते थे कि स्वाभाविक है कि उनका बेटा होने के नाते माता पिता का दुख दर्द रहता है कि बेटा कहीं अगर किसी जॉब में सेट नहीं हुआ, सरकारी नौकरी में सेट नहीं हुआ तो भविष्य कैसा होगा, उसके लिए तो उनको चिंता थी ही। लेकिन जब मैं 2010 में चुनाव लड़ा, उस समय कुछ पैसे खर्च हुए थे, वो मैंने घर वालों से लिए थे। उसके बाद मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया। मैंने पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, पीएचडी कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, म्यूनसिपलिटीज़ में और ये ग्रामीण विकास में, ऐसे कुछ मैंने टेंडर लेके काम करना शुरू किया ईमानदारी से। वहाँ से उसके बाद मैंने घर वालों से कभी पैसा नहीं लिया। मैं खुद अपनी मेहनत से, और काबिल तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अपनी जो मेहनत है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मैंने घर वालों को कभी आर्थिक रूप से परेशान नहीं किया। और आज मैं जिस स्तर पर हूँ वहाँ 6 साल में मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सकता है कि मैंने कहीं भी करप्शन के अंदर कहीं मेरा रोल रहा है। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री बचन लाल जी जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात करते हैं, हम उसी पर काम कर रहे हैं। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी हमारे मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने जो लीडरशिप भारत की विश्व के अंदर की है, निश्चित ही हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। और आज हमारे मुख्यमंत्री बचन लाल जी ने जो पिछले 6 महीने में राजस्थान के लिए काम किए हैं, ये ऐतिहासिक है। और इसका दूरगामी परिणाम जो होगा वो 4-6 महीने में आपको देखने को मिलेगा। बिजली, पानी, रोजगार, ये जितने भी आम जनता को जरूरत पड़ती है उसके बारे में गहन चिंतन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने हम सबको निर्देश दिया कि हम राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का विकसित राजस्थान बनाए। इसलिए पूरी ईमानदारी से, परिश्रम से काम करना होगा, समर्पण भाव से काम करना होगा, तभी हम हमारे लक्ष्य को पार कर पाएंगे। संघर्ष की मैं बात करूँ तो हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होता है, उन्हीं संघर्ष के मुताबिक वो आगे बढ़ पाता है। लेकिन संघर्षों के उस दरमियान या उस दौरान, उस मोड़ पर आपको कभी ऐसा कोई क्षण या कोई ऐसी घटना घटित हुई तब आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगा, या मैं टूट जाऊंगा या बिखर जाऊंगा? ऐसे क्षण आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। उस दरमियान आपको क्या सपोर्ट मिला और आपने कैसे अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिव किया?
देखिए, मैं 2010 में जब नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन का, उस समय मैं हार गया था, सेकंड रहा था। तब कहीं न कहीं मन में थोड़ा सा यूं दुख भी हुआ, पीड़ा भी हुई यार कि हमने काम किया, लेकिन वो मेरे राजनीति का पहला कदम था। तब मैं उस समय बचपना भी था और कुछ मन में ऐसा हुआ भी था यार इन लोगों ने मुझे वोट नहीं किया जिसके कारण मैं हार गया। लेकिन फिर मेरे कुछ दोस्तों ने जो मेरे बचपन से साथ रहे हैं, उनके साथ जब मैं बैठा, उन्होंने मुझे कहा कि हमें आगे बढ़ना है, जो हमारे साथ नहीं थे उनको वापस हम कैसे साथ ले सकते हैं। तो जो मेरे चुनाव में साथ नहीं थे, मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि आप मेरे खिलाफ क्यों थे या मुझे वोट क्यों नहीं किया। मैंने उनको यही कहा कि कोई बात नहीं यार, आप इस बार तो रह गए, लेकिन अगली बार कभी मौका मिले तो मेरे साथ रहना, मैं आपके साथ में रहूँगा। उसी का परिणाम था कि मैं 2018 में जब पहली बार मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, तब इन्हीं कार्यकर्ताओं ने जो 2010 से मेरे खिलाफ थे, वो सब के सब लोग मेरे साथ हो गए और मुझे इतना आसानी से चुनाव जिता दिया कि मुझे पता ही नहीं चला। तो जीवन में अगर कभी ऐसा मोमेंट आ जाए जहां आपको सफलता नहीं मिलती, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ उससे निराश भी नहीं होना चाहिए, और हो सकता है असफलता सफलता को प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है, मैं उसको मानता हूँ। तो वो अगर उस दिन हो सकता है मैं जीत जाता तो आज एमएलए में मंत्री नहीं बन पाता, लेकिन कहीं न कहीं वो चुनाव हारना मेरे लिए शुभ रहा और मुझे महसूस हुआ कि चुनाव हारने के बाद भी हमें जनता के बीच में किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से काम करना है, वो मैंने लगातार 8 साल तक किया और 8 सालों के अंदर मैंने जनता का विश्वास जीता। तब मुझे लगा कि वाकई में ये वही जनता है जो आपको चुनाव हरा भी सकती है और साथ रहोगे तो चुनाव जिता भी सकती है। तो संघर्ष के दिनों में मैं मेरी जेतारण की जनता का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ा स्थान दिया राजनीति के अंदर, जहां 8 करोड़ की आबादी में से हम 200 लोग चुन के आते हैं। 200 लोगों में से भी हम आज 25 की संख्या में मंत्री परिषद है राजस्थान के, और उस 25 में से ही 12 मंत्री हैं कैबिनेट के, उसमें हम लोग हैं। तो ये कहीं न कहीं सौभाग्य मुझे मिला है जेतारण की जनता के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से, हमारे नेताओं के आशीर्वाद से, जहां मुझे राजस्थान के 8 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये बात मुझे लगता है दर्शक अगर सुनेंगे तो जाहिर सी बात है उनके जीवन में भी कुछ तो प्रभावित होगा ही। अगर राजस्थान की कला, संस्कृति, भाषा की अगर हम बात करें सर, तो इनको आप आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, राजस्थान का जो इतिहास है वो बड़ा ऐतिहासिक है। राजस्थान की कला संस्कृति ये पूरे विश्व के अंदर बहुत ही विख्यात है, प्रसिद्ध है। जहाँ राजस्थान में कहा जाता है कि हर 12 कोस के बाद में बोली बदल जाती है, वेश बदल जाता है और खान पान बदल जाता है। ये राजस्थान है जो वीरों की धरती भी है, राजस्थान जो मान सम्मान की धरती है, राजस्थान जो अपनाइत की धरती है। यहाँ से हमारे महान ऐसे योद्धा भी निकले हैं, ऐसे हमारे कवि भी निकले हैं, ऐसा हमारे महापुरुष भी निकले हैं जिन्होंने राजस्थान का मान सम्मान बढ़ाया है। माँ अमृता देवी को कौन भूल सकता है, जिन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने साथ में सैकड़ों जनों की जान दे दी थी। आज वीर तेजाजी महाराज को कौन भूल सकता है, जब गौ रक्षा के मामले में गायों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया। आज वीर जेता और कुपा वो व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों से आक्रमण करते हुए भली धड़ चला गया हो, लेकिन अंतिम सांस तक उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और भागने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप ने जंगल में रहकर घास की रोटी खा ली, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अगर हम लोग बात कर लें तो उनकी महानता के बारे में हम लोग को बताने की आवश्यकता नहीं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। राजस्थान सरकार चाहती है कि ऐसे सभी महापुरुषों के, चाहे पेनोरमा के माध्यम से हो, चाहे उनके स्मारक के माध्यम से हो, चाहे कहीं न कहीं उनको हम लोग जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको बढ़ावा देंगे, ताकि विदेशी हो चाहे राजस्थान के बाहर के लोग हैं वो आएँ। इससे आर्थिक रूप से तो हमें मजबूती मिलेगी, लेकिन हमारी कला संस्कृति है, उसका जो प्रचार प्रसार है, उसका जो पर्यटन की दृष्टि से देख ले हम लोग, तो ये बहुत बार तक जाना चाहिए। वैसे राजस्थान के बारे में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, बहुत ही भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा प्रदेश है। एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ पहाड़ है, तो ये कहीं न कहीं विचित्र भौगोलिक स्थिति का प्रदेश है, जहाँ पूरे आत्मीयता के साथ में लोग भाईचारे के साथ में रहना पसंद करते हैं। सर, कई ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन समय पर नहीं मिल रही है और इसका कहीं ना कहीं जो मामला है वो विधानसभा में भी उठा है, इस पर हम कैसे जो है जोर देंगे? अभी राजस्थान में लगभग 88 लाख के करीब पेंशनर्स हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के समय में आपको बताना चाहता हूं कि पेंशन की जो पेंडेंसी थी वो 3 महीने तक थी।
आज अगर पेंशन मिलते तो 3 महीने बाद में उस व्यक्ति को पेंशन मिलती थी। हाँ, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जनधन खाते खुलवाए और डीबीटी के माध्यम से पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ये विश्व की सबसे बड़ी बैंकिंग व्यवस्था थी, ग्रामीण जनों को बैंक से कनेक्ट करने की, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। 3 महीने की पेंडेंसी के बाद जब हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, मुझे इस विभाग का जब मंत्री बनाया गया, तब हमने इस पर फोकस किया। और मैं आज आपको बताऊं, हमने उस 3 महीने की पेंडेंसी को खत्म करके 1 महीने पे लाके रख दिया। अभी हमने अप्रैल तक की जो पेंशन थी वो झुंझुनू के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम करके हमने डीबीटी के माध्यम से 1037 करोड़ रुपए की राशि 88 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स के खाते में भुगतान की है। डीबीटी के माध्यम से हमने मई तक की 31 मई तक की राशि, संपूर्ण राशि पेंशन की हमने पेंशन खाते में डाल दी है। जून की पेंशन की राशि भी हमने डालना शुरू कर दिया, 25 करोड़ से ज़्यादा हमने उनके खाते में पेंशन के डाल दिए। अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जून की ये पेंशन बाकी है। ये मई की हो गई, जून की पेंशन बकाया है, जो महीना पूरा होने के बाद में हम लोग करते हैं। जनरली 1 महीना पूरा हो गया, अगले महीने में डल जाती है। 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हम इसको जीरो पेंडेंसी कर देंगे और महीना पूरा होते ही पेंशन खाते में पेंशन चली जाएगी है। और हमारी सरकार ने इस बार 15% मिनिमम जो पेंशन है उसको बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने, हमारी वित्त मंत्री ने घोषणा करी है और हमने हमारे संकल्प पत्र में घोषणा करी थी बीजेपी के चुनाव से पहले कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1500 रुपए की पेंशन करेंगे। अभी चरणबद्ध रूप से हो रहा। पहले साल हमने 150 रुपए कर दिए, अगले साल फिर 150 करेंगे, उसके बाद फिर 150 करके पूरे 5 साल में 1500 रुपए की राशि जो हम लोग पेंशन की मिनिमम कर देंगे। हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और पेंशन की राशि के मामले में मैं इतना स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी भी पेंशनर्स को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में हमने एक और ऑर्डर किया है कि ऐसे लोग जिनका फिंगरप्रिंट नहीं आता है, जिनके पास में मोबाइल नहीं है, पेंशन का सत्यापन नहीं करा पाते, ग्रामीण क्षेत्र में बीडीओ, शहरी क्षेत्र में एसडीओ, उनको माध्यम से नोडल अधिकारी बनाकर हम उनके वहाँ जाते हैं। उनके ओटीपी में मोबाइल के माध्यम से उनकी पेंशन वेरिफिकेशन हो जाती है। अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वृद्ध हैं, जिनको घर से एसडीएम साहब के पास में, बीडीओ साहब के पास लाने वाला कोई अधिकारी, कर्मचारी या खुद के परिवार का नहीं होता है, तो हमने एक सर्कुलर जारी किया है कि बीडीओ के माध्यम से, एसडीओ के माध्यम से, नगर पालिका में जो स्वीकृतकर्ता अधिकारी है, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ का बीडीओ के माध्यम से ग्राम पंचायत, ग्राम सेवक और ई मित्र वाले जो हैं वहाँ जाके उनका वेरीफिकेशन घर पे जाके करेंगे। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो सरकार की योजना है उसका लाभ अंतिम व्यक्ति को मिले। ये वही अंतिम व्यक्ति हैं जो घर से हमारे ग्राम पंचायत तक या किसी ऑफिस तक नहीं आ पाते सरकारी, वहाँ सरकार खुद जाएगी, वेरिफिकेशन करके पेंशन का लाभ देगी। इसी के साथ समाज में आप देख सकते हैं सर, हमारे प्रदेश में महिला उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार, ऐसे जो मामले हैं वो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ आप देख लीजिए कि सर समाज में से बहुत सारी कुरीतियाँ आए हैं। हालांकि बदलाव हुआ है, परिवर्तन बहुत हुआ है, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव है, कई जगह है जहां पर बाल विवाह होते हैं, दहेज प्रथा चलती है और इसी के साथ में कन्या भ्रूण हत्या भी जो है कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। ऐसे में मानसिकता को हम लोगों की कैसे चेंज करेंगे और इसमें आपका क्या सहयोग होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पिछली सरकार थी, शांति धारीवाल जी संसदीय मंत्री, यूडीएच मंत्री थे उस समय सरकार में, कांग्रेस सरकार में, उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था जो कांग्रेस की जो असली चरित्र है उसको बयां करता है। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जब उस समय प्रदेश में अपराध बढ़े थे, बलात्कार के मामले बढ़े थे, महिला अपराध के मामले बढ़े थे और ये भ्रूण हत्या के मामले बढ़े थे, सारे जिस प्रकार से महिला अपराध बढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा था कि इसलिए होते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस प्रकार से राजस्थान को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं रहती है। राजनीति में ऐसा पहले कभी नहीं हो जो कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए थे। सरकारें किसी की भी हो, चाहे हमारी हो चाहे विपक्ष की हो, हमारा जो मोटिव है, हमारा जो उद्देश्य ये होना चाहिए कि समाज के अंदर सामाजिक समरसता बनी रहे, जाति धर्म आधार पर सबको समानता का अधिकार मिले और चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो उसको समानता का अधिकार मिले, उसके साथ सम्मान तरीके से व्यवहार हो। महिला अपराध की बात अगर हम लोग करें तो सबसे पहले हमें खुद को सोचना होगा कि महिलाओं के बारे में जो समाज का दूसरा अंग है, उसके बिना समाज की कल्पना नहीं हो सकती, इस जीवन की कल्पना भी नहीं हो सकती कि वो हमारा आधा अंग है महिला। उसके बारे में अगर इस तरीके की दरिंदगी, इस प्रकार की जो दुर्व्यवहार की घटनाएं होती है, उससे समाज तो शर्मसार होता ही है, लेकिन कहीं न कहीं हमारे प्रदेश को भी नीचा देखना पड़ता है।
हमें खुद को इस बात के लिए आश्वस्त होना होगा कि ये जो महिलाओं के प्रति अत्याचार है, अपराध है, उनके प्रति जो ये अलग तरीके से देखने का जो नजरिया है उनका, उनमें कहीं ना कहीं बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये वही है, एक महिला ऐसी होती है जो बहन के रूप में भी होती है, माँ के रूप में भी होती है, बेटी के रूप में भी होती है, पत्नी के रूप में भी होती है, बुआ के रूप में भी होती है, सास के रूप में भी होती है, दादी के रूप में भी होती है। न जाने कितने रोल एक महिला को अपने जीवन में निभाने पड़ते हैं, और ये सारे जो रोल हैं, भूमिका जो महिला के, बड़े सम्मान की नज़र से देखा जाता है। महिलाओं का सम्मान अगर हम लोग नहीं करेंगे, मैं सोचता हूँ जीवन में और हमें इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारा भी सपना है, हमारा भी ऐसा पॉलिसी सिस्टम हम लोग बना रहे जहां महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो कम हो, और जो अपराध करता है उसको सख्त से सख्त कानून बनाकर सजा मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का है, उसमें हम लोग फोकस होकर काम कर रहे हैं। महिलाओं के प्रति जितनी जागरूकता का अभियान हम लोग चला रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी स्कीम है जहाँ महिलाओं को आर्थिक रूप से सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने लखपति दीदी योजना बनाई है, जहाँ 3 करोड़ महिलाओं को, माताओं बहनों को हम लोग चाहते हैं कि लखपति दीदी बनाकर उनको आर्थिक रूप से संबल बनाया जाए। गर्भवती महिलाओं को जो मातृत्व वंदन जो योजना है, अभी 6,000 रुपये मिल रहे थे उनको, हमने बढ़ाकर 10,000 रुपये किया है। हमने कहा है कि महिलाएं जो है हमारे समाज की मुख्य भूमिका में है, उनको राजनीतिक रूप से आगे लाने का प्रयास भी हमने किया है। तो हमने 33% आरक्षण केंद्र के MP के MLA के राजनीतिक रूप से हमने दिया है। सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण हमने दिया है, कहीं हमने 50% आरक्षण हम लोगों ने दिया है। तो महिलाओं के प्रति चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार हो, हमेशा इस मामले में ईमानदार रही है, और आगे भी जहाँ कहीं मातृशक्ति की जहाँ बात आएगी, हम पूरा उनके साथ में रहेंगे। कहीं कोई अपराध अगर होगा तो सबसे पहले हम उनके साथ में खड़े रहेंगे और अपराधी को सख्त सजा दिलाने का काम करेंगे। मोदी जी का आपने यहाँ जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प के सपने को आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2019 में फिर ऐतिहासिक बहुमत से बने, 2024 में फिर बने। संख्या के मामले में जरूर थोड़ा सा हम लोग कम रहे हैं, लेकिन वोट परसेंटेज आज भी हम लोग दूसरी पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा है। देश की जनता ने मोदी जी पर भरोसा किया है इस बात के लिए कि उन्होंने एक सपना दिया है कि हम लोग 2047 के विजन को लेकर काम करेंगे। विकसित भारत का जो सपना है, ये मोदी जी का तो है ही, लेकिन देश की 140 करोड़ आबादी का सपना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में ये कहा था कि जब 21वीं सदी आएगी, 21वीं सदी का नेतृत्व विश्व के अंदर कोई करेगा तो भारत करेगा। आज आप देखिए, 11वें नंबर से बढ़ाकर मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को 5वें नंबर पर खड़ा किया। मोदी जी ने इस बार कहा है कि मैं 2027 तक देश को तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत को खड़ा करूंगा। हम लोग चाहते हैं कि 2027 में आर्थिक रूप से तीसरे नंबर पर रहें। 2034 तक हम लोग रेलवे की परियोजना है और बहुत सारी उसमें हम लोग आत्मनिर्भर बन जाए। 2040 तक हमारा चंद्रयान का जो सपना है वहाँ हम लोग पूरा करें। 2047 तक भारत को और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाए। तब तक हमने आज़ादी के अमृत काल का ये समय चुना है, क्योंकि 2047 को आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस 100 वर्ष के बाद में हमें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के आधार पर चलते हुए संविधान को मजबूत करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, और देश की आबादी को सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक रूप से हम लोग कैसे मजबूत कर सकें, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारी स्कीमें चलाई है। जहां भ्रष्टाचार के ऊपर जितनी चोट मोदी जी ने की है, वो मुझे लगता है इससे पहले देश ने कभी नहीं की है। तो ये मोदी जी का सपना जो है, हम सबको मिलकर पूरा करना होगा। देश चाहता है कि मोदी जी देश का नेतृत्व करे, मोदी देश को आगे बढ़ाए, जहां सबका साथ सबका विकास की बात कर सकें, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लोग कर सकें। हमारी भावना यही है कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। जाति, धर्म, पंथ, मजहब के आधार पर इस देश में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, और जो गरीब लोग हैं, आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, उनको वापस हम लोग हमारे साथ में जोड़ें, ताकि वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। आप एक युवा हैं, और आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो इतना कहता हूँ कि हमारा जो देश है युवाओं का देश है। इस देश की आबादी का 60 से 65% जो हिस्सा है युवाओं का है, और युवा अगर किसी बात को ठान लेते तो निश्चित ही सफलता मिलती है। देश प्रदेश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोकता है। बस इतना सा है कि हम लोग जो भी काम करें पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से, राष्ट्र को प्रमुखता से रखते हुए, राष्ट्र को प्रथम रखते हुए हम लोग काम करें। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर
ऐसा काम करें जिससे राष्ट्र आगे बढ़ता रहे, सामाजिक भाईचारा बना रहे, हम लोग प्रेम के साथ एक दूसरे के सहयोगी बने रहें, और कहीं कोई अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें सब मिलकर सहयोग करें, ताकि हमारी जो सांप्रदायिक सौहार्द की बात है वो ख़त्म नहीं हो। क्योंकि इस देश में संविधान ने सबको बोलने की आज़ादी दी है, रहने की आज़ादी दी है, पढ़ने लिखने की आज़ादी दी है, सबको अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियाँ कोई नहीं करें। हम लोग राष्ट्र के उन्नति के लिए काम करें और प्रधानमंत्री मोदी के विजन को 2047 में विकसित भारत बनाने के संकल्प को पूरा करें। नहीं, अगर हम लोगों ने जातियों में बढ़कर एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया तो वही स्थिति होगी जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। ऐसा हमें नहीं करना है। नहीं तो जो हम लोग जयचंद को आज गाली देते हैं, मारीच को गाली देते हैं, विभीषण जैसा भाई होकर रावण को के साथ में उसकी जो कहानियां जुड़ती है आज की तारीख के अंदर, हम कहावत में कहते हैं ये विभीषण है, मतलब घर का ही नहीं हो तो किसी और का होगा। जयचंद के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा होते विपक्षी के साथ में, मुगलों के साथ में रहे थे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें उस दृष्टांत से, उस नजरिए से नहीं देखे कि हमारे पूर्वज ने अगर उस समय अच्छा काम किया होता, आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो हमें आगे बढ़कर ईमानदारी से मेहनत करनी होगी, राष्ट्र के प्रति, प्रदेश के प्रति और अपने समाज के प्रति। समाज वो जहां हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम सब मिलकर आगे बढ़े। इसी में राजस्थान का भला है, इसी में हमारे देश का भला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू, सबको धन्यवाद। जय श्री राम।